राधे राधे दोस्तों। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर बी गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब्स पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम विगत वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से जो है वेरियस डिजीज पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम एक डिजीज और लेकर के आए हैं, उस पर चर्चा करेंगे वीडियो लेक्चर के माध्यम से। आज का रोग है साथियों ग्यानेकोमेस्टिया। ग्यानेकोमेस्टिया यानी कि पुरुषों की जो ब्रेस्ट है, चेस्ट है, उसमें गांठें बन जाना, सूज जाना, उसके अंदर जो टिश्यू हो वो सूज जाना, यानी कि हार्मोन असंतुलन जब बॉडी में हो जाते हैं तो पुरुषों के स्तनों में जो टिश्यूज़ होते हैं वो स्वेल्ड हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, और जिसके कारण स्तनों का आकार बढ़ जाता है, यानी असामान्य उभार जो है ब्रेस्ट में दिखने लगता है। ग्यानेकोमेस्टिया देखिए महिलाओं के स्तनों की तरह तो नहीं होता है, जैसे महिलाओं के ब्रेस्ट में जैसे निपल्स वगैरह अलग से दिखाई देती है, ऐसा उसमें तो नहीं होता है, लेकिन उभार जो है वो ज़्यादा हो जाता है सामान्य की अपेक्षा। तो इस अवस्था को मेडिकल की भाषा में, मेडिकल की लैंग्वेज में जो है ग्यानेकोमेस्टिया कहते हैं। देखिए साथियों, ये कोई जानलेवा तो नहीं होता है इसमें कोई ज़्यादा खतरे वाली बात तो नहीं होती है, लेकिन क्या है कि जब रोगी इस रोग से पीड़ित हो जाता है तो उसको काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बाहर निकलने में शर्मिंदगी महसूस उसको होती है, क्योंकि उसके जो स्तन हैं वो स्त्रियों की तरह जो है बड़े बड़े दिखने लग जाते हैं। कारणों पर साथियों इसकी बात करें तो इसका मेन कारण तो है हार्मोन की असंतुलनता, इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन। बॉडी के अंदर साथियों टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दो हार्मोन ये जो हैं, जब ये नियमित असंतुलित हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मुख्य कारण जो है इसका हार्मोन का असंतुलन होना है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा जगत के विद्वानों ने जो है दवाओं के साइड इफ़ेक्ट को भी जो है एक कारण माना है कि जो ड्रग्स हैं, दवाएं हैं, ज़्यादा समय लेने से जो है वो भी, उससे भी हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, और जिसके कारण ये समस्या क्रिएट हो जाती है। जो लोग अधिक मात्रा में जो है ड्रग्स वगैरह लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत जल्दी से तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, या फिर इसके अतिरिक्त किडनी या लीवर की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस अवस्था में भी ग्यानेकोमेस्टिया का ये रोग उसको, पेशेंट को, रोगी को हो सकता है। तो ये साथियों जो है कुछ कारण थे जिसके कारण ये रोग होता है। और सिम्टम्स में अगर इसकी हम बात करें तो सिम्टम्स में साथियों सबसे पहला सिम्टम्स तो यही है, लक्षण यही है कि छाती का उभार जो है वो स्त्रियों की भांति दिखाई देने लगता है। स्तन के अंदर गांठें बनती हैं,
छूने से, उसको सप्रेस करने से हल्का दर्द भी महसूस होता है, और स्तन से जो है कई बार गाढ़ा गाढ़ा द्रव्य भी निकलता है, और स्तन के आसपास में जो है सूजन होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, और ये तो है ही जो है उभार उनका जो है स्त्री को भांति दिखने लगता है। इस तरह के जो लक्षण हैं उससे ऐसे रोगी को इजीली जो है चिन्हित किया जा सकता है कि ये रोगी गैनिकोमेस्टिया का रोगी है, से पीड़ित है। तो साथियों, अभी तक देखिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम इसका जो है किस प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इलाज इसका अन्य पैथियों में भी है। एलोपैथी में इसका इलाज जो है सर्जरी है, तो सर्जरी से जो इसको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन साथियों, सर्जरी भी जो है वो एक सफिशिएंट ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ दिनों के बाद में ये प्रॉब्लम दोबारा से फिर क्रिएट हो जाती है, तो ऐसे में सर्जरी भी इसका समाधान नहीं है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम क्या ट्रीटमेंट इस रोग के अंदर दे सकते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि हमारे दो पॉपुलर फार्मूले हैं, कंपोजिशन हैं, बीपी और बीसी। साथियों, ये समझिए कि एक तरह से ये हमारे एंटीबायोटिक है। यदि हम इनको नहीं देते हैं तो हम किसी भी रोग को ठीक होने की गारंटी, रोग के ठीक होने की गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बीपी, बीसी, S2 और ब्लड इलेक्ट्रिसिटी, ये 4 मेडिसिन हमने जो है यहाँ पर ली हैं। बीपी का 20 ड्रॉप, बीसी का 10 ड्रॉप, S2 का 20 ड्रॉप, बीई का भी 20 ड्रॉप। इसको 30 ml में जो है डालना है खाली बोतल में, और उसके बाद में जो है इसके अंदर डिस्टिल वाटर डालना है और डाइल्यूट करके इसको रोगी को डिस्पेंस करना है 10 बूंदे जो है रोगी इस दवाई का दिन में 4 बार लें, यानी कि 4-4 घंटे पर 4-4 घंटे पर इसका इस्तेमाल करें। और दूसरा हमारा कंपोजिशन यहाँ पर C2, विनेरियोवन और GE। साथियों, ये हमारे स्ट्रक्चरल मेडिसिन है। इनको हमने जो है 5-5 बूंदे प्रत्येक मेडिसिन का 30 ml में डालना है, और डाइल्यूट करके जो है पेशेंट को देना है 10 बूंद एवरी 2 आवर, यानी कि प्रत्येक 2 घंटे पर उसको 10 बूंद देनी है। इसके साथ साथ में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो औषधियाँ होती हैं साथियों, उसमें इंटरनल प्रयोग के साथ साथ में एक्सटर्नल प्रयोग भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों से में जो है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर हम जो है A2, C5, S5, GE और BE, ये हमने यहाँ पर मेडिसिन ली हैं। इसको D3 से लेना है। ये 5 मेडिसिन है, प्रत्येक दवाई की जो है 12-12 बूंद D3 से लेनी है और 30 ml में डालना है, बाकी का डिस्टिल वाटर उसके अंदर डालना है। इसमें 100 स्ट्रोक लगाने हैं, और इसमें से जो है 2 ml मेडिसिन लगभग 2 लीटर पानी के अंदर, थोड़ा सा ल्यूके वाटर हो, हल्का सा गुनगुना गर्म पानी, उसके अंदर डाल करके जो है ब्रेस्ट पर उसको आपने कंप्रेस देना है। सुबह शाम 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को।
और साथियों इसके साथ साथ में जो है रोगी के खान पान का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसका जो है डेयरी प्रोडक्ट, फास्ट फूड, मिठाई वगैरह, ये चीज़ें बिल्कुल एकदम से बंद कर देनी है। और रोगी ज़्यादातर जो है वो फाइबर वाले जो है खाद्य पदार्थ लें, कच्चा सलाद वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह है, हरी सब्जियां हैं। तो इस तरह का पौष्टिक आहार रोगी को लेने के लिए कहें। और इस प्रकार से जो ट्रीटमेंट हम उस रोगी का करते हैं तो हमें इसमें सफलता मिलना जो है मुमकिन है, सफलता मिलती है। तो आज का हमारा जो है ये वीडियो लेक्चर गैनेकोमेस्टिया से रिलेटेड था। साथियों आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर है आज का हमारा, ये काफ़ी साथियों ने जो रिक्वेस्ट की थी, तो हमने आज इसको लिया है। और जो हमारे दोनों ग्रुप हैं लगभग 500 उसमें हमारे साथी हो चुके हैं। तो आगे हम किस डिजीज़ पर और चर्चा करें। जो वीडियो लेक्चर पहले बन चुका है, जो हमारी न्यू एज बुक है उसके अंदर हम जो है उसको मेंटेन कर चुके हैं। उन रोगों को छोड़ करके जो रोग अभी तक नहीं आया है उस रोग के बारे में हम चर्चा अवश्य करेंगे। और आप जो है उसके बारे में हमें बताएं। और बाकी तो जैसे चल रहा है ऐसे चलता ही रहेगा। जिस पर आप जो है विशेष चर्चा करवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने फीडबैक में उसकी जो है एडवाइस भी करें, और कमेंट्स में भी एडवाइस कर सकते हैं आप। और साथियों देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी आए और उसको खेल जाएगा इससे। साथियों भले ही इसके अंदर हमारी जो 38 बेसिक मेडिसिन हैं, बहुत कम औषधियाँ हैं, लेकिन इन औषधियों का जो चिकित्सा क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा, बहुत विशाल है, विस्तृत है। इतना इजली जो है, जो दिखने में लग रहा है, इतना इजली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पद्धति नहीं है। तो इसमें हमें प्रैक्टिस करते वक्त ज़रूरी नहीं है कि हमने जो बुक में लिख दिया है उसकी आप उतनी ही ड्रॉप देंगे। मैं कई बार वीडियो में आप लोगों से जो कहता हूं कि आप अपने स्वविवेक से भी काम लें थोड़ा सा। जहां पर हो सकता है 20 ड्रॉप की आवश्यकता जो है, वहां से अगर बीमारी कवर नहीं होती है तो हो सकता है वहाँ पर 30 ड्रॉप करनी पड़ जाए या वहाँ पर 10 ड्रॉप करनी पड़ जाए। तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं, ये जो है एक ये मत समझो कि हमने जो यहाँ पर बोल दिया है वो पत्थर की लकीर है। उसमें चुनाव आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें देखिए रिजल्ट चाहिए, हमें परिणाम चाहिए। कई बार हो सकता है कि कुछ जैसे जियोग्राफिकल जैसे डिस्टेंस हो जाती है, हमारे उत्तर भारत के हैं या फिर दक्षिण साइड के हैं या पश्चिम के हैं या पूर्व के हैं। तो देखिए वातावरण जो है, यहाँ का एनवायरनमेंट सबका अलग अलग है। जो ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर जो दिल्ली में बैठ करके हम जो ट्रीटमेंट लिख रहे हैं वो हम इस क्षेत्र का है। तो हो सकता है कि जो दक्षिण भारत के अंदर है तो वहाँ पर जो है हो सकता है थोड़ा बहुत उसके अंदर जो है चेंज करना पड़ जाए। तो ये अपने सभी सामान्य चिकित्सकों से मैं जो है अनुरोध करूँगा कि वो थोड़ा सा अपना विवेक का भी आश्रय इसमें ज़रूर लें।
खाली जो है वो जो है लकीर के फ़कीर ना बने। क्योंकि आज हमने वीडियो में जो है हमारे ग्रुप के अंदर एक कोई जो है, नाम मुझे उसका याद नहीं है, यादव हैं वाराणसी से। तो साथियों, उसने किसी पेशेंट को जो है जीबी स्टोन का ट्रीटमेंट दिया होगा, और जीबी स्टोन का ट्रीटमेंट इतना जो है सक्सेस है कि हमें अब तक असफलता इसके अंदर नहीं मिली है। भले ही उसमें समय लग गया है, लेकिन असफलता का मुंह हमें नहीं देखना पड़ा है जीबी स्टोन के अंदर, चाहे वो कितने बड़ा भी जो है क्यों ना स्टोन हो उसके अंदर। अब साथियों देखिए, जहाँ पर मान ले जीबी स्टोन है और गाल ब्लेडर जो है वो बिल्कुल सड़ चुका है, वो 10% 20% रह रहा है और वहाँ पर वो सड़ चुका है, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसे में अगर आप ईएच से उसका इलाज करेंगे तो फिर आपको मायूसी हाथ लगेगी। और फिर इसमें जो है पैथी का कोई दोष नहीं है, ये तो आपकी सोच का दोष है। वहाँ पर आपने सोचना चाहिए कि ये तो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, अब ख़त्म हो चुका है, और बॉडी में टॉक्सिन फैलने की भी जो है उसकी आशंका है। रोगी के प्राण भी इसके अंदर जा सकते हैं, बॉडी भी टॉक्सिक हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट को, चाहे भले ही उसकी कितनी भी छोटी जो है स्टोन क्यों ना हो, हम केवल उन्हीं का ट्रीटमेंट करेंगे जिनका गाल ब्लेडर की जो रचना है वो ठीक हो। हल्की बल्कि सूजन है कोई बात नहीं, लेकिन अगर गल चुकी है बिल्कुल, उसको आप बिल्कुल भी हैंडल ना करें, उसको हॉस्पिटल में भेज दें। क्योंकि इसमें हमारी जो है प्रशंसा नहीं होगी, वहाँ पर हमारी जो है बदनामी ही होगी। तो उस साथी ने क्या किया कि किसी पेशेंट को जो है 3-4 पेशेंट को उसने ट्रीटमेंट दिया, 2 महीने वेट किया, और उसके बाद में वो जो थी स्टोन वो फूल करके साइज में बढ़ गई। अब अल्ट्रासाउंड वाला जो है वो तो ये दिखाएगा कि ये जो है साइज का बढ़ा हुआ है, लिखेगा उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर, लेकिन ये तो हमें खुद समझना होगा ना, इसका जो मैकेनिज्म सिस्टम वो क्या है, हमारी मेडिसिन कैसे इस पर काम करती है। तो साथियों, अगर 2 महीने के बाद में ट्रीटमेंट देने के बाद में पथरी फूल जाती है तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि साथियों, इतना जो उसके अंदर सॉलिड बॉडी है वो, उसको डिजोल्व करने में तो फिर वो सॉफ्ट तो करना होगा, और सॉफ्ट जो होगा वो फूलेगा, साइज में भी बढ़ेगा, ये आपको जानना ज़रूरी है। और जब वो फूलेगा तभी तो वो जो डिजोल्व होगा। क्या कोई पत्थर ऐसे का ऐसा डिजोल्व हो जाएगा? या तो उसको फिर क्रैश किया जाए, पीसा जाए, डिजोल्व तो ऐसे नहीं होगा। तो साथियों, उसने ऐसे ही जो है उस पथरी का आकार बढ़ गया, और जा कर के उसने जो है ना, वही उसने डॉक्टर वाली भाषा नहीं बोली, उसने पेशेंट वाली ही भाषा बोली कि ये पहले से बढ़ गया है, दवाई ने काम नहीं किया, ये सब बकवास है। तो साथ ये सुन करके जो है हमें बड़ा दुख भी होता है, अफसोस भी होता है। जब ऐसे चिकित्सक हमारे समाज में हैं तो वो क्या किसी का भला करेंगे? क्या वो अपने परिवार का जो है पालन पोषण इस प्रकार इस पैथी के माध्यम से कर पाएंगे? वो, मुझे तो इसमें संदेह लग रहा है। तो साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो भी जो है इसका असर स्लो ज़रूर है साथियों, लेकिन जो है हमें निराश नहीं करती है ये, हमें इसका परिणाम ज़रूर मिलता है, देर सवेर सही, लेकिन उसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलता है। तो थोड़ा सा हमें धैर्य भी इसमें रखना चाहिए और ट्रीटमेंट जो हमें करते रहना चाहिए। तो उस चीज़ पर हमें ध्यान नहीं देना है कि पेशेंट हमें क्या कह रहा है, हमने सिर्फ रिपोर्ट देखना है, उसका मैकेनिज्म सिस्टम समझना है, और उसके बाद में पेशेंट को आप जो है कन्वेंस कीजिए, उसको बताइए कि भाई अभी जो है ये थोड़ा सा है ना, अभी फूला है, आकार इसका बढ़ेगा और उसके बाद में ये अपने आप घटने लग जाएगा।
तो हमने भी यहाँ पर जो है 9 महीने में जो है जीबी स्टोन के केस सोल्व किए हैं, और बिल्कुल हमारे कई साथी हैं जो कर रहे हैं इस उसमें जो है। तो इसमें आप जो है समय अवधि में ना बंधिए। कोई पेशेंट आपसे ये पूछे कि इसमें कितने दिन में जो है ये आराम हो जाएगा, तो उसको ये मत कहिएगा कि आपको मैं 3 महीने में ठीक कर दूंगा या 6 महीने में ठीक कर दूंगा। उसको केवल यही बोलना है, सर जो है आप ट्रीटमेंट करवाइए, लग सकता है समय इसमें, क्योंकि पथरी आज एक दिन में नहीं बनी है, ये इसको बनने में बहुत समय लग गया है, और अब इसको जो है डिजोल्व करने में भी समय लगेगा, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि एक्यूरेट कितना समय लगेगा। आप ट्रीटमेंट शुरू करवाइए, और आपको हम निराश नहीं होने देंगे। बिना ऑपरेशन के आपकी जो है ये हम डिजोल्व कर देंगे। तो इस प्रकार साथियों अपने रोगी को जरूर कन्वेंस आपको करना चाहिए, और विश्वास भी आपका बना रहेगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।